होना इस देश में, उसमें सबसे बड़ी भूमिका राहुल गांधी की है। राहुल गांधी ने किसी भावनात्मक मुद्दे की बात नहीं की है, चाहे वो उनका पहला भारत जोड़ो यात्रा रहा हो और चाहे आज उनका भारत जोड़ो न्याय यात्रा है। उन्होंने लोगों की समस्याओं को लेकर के उस लोगों के बीच में गए हैं। वो समस्या वही है जिससे आम आदमी जिस रोज रूबरू हो रहा है, लेकिन उसको आवाज देने वाला कोई नहीं है। उत्तर पूर्व की स्थिति के आप देख लीजिए, मणिपुर में जो कुछ भी हुआ उस पर सरकार कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी ने अपनी यात्रा शुरू करने के पहले 2 बार वहां गए, उसका परिणाम भी आपको दिखाई पड़ा कि अगर जिस मिजोरम के चुनाव में एनडीए की सहयोगी पार्टी मिजो नेशनल फ्रंट भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ मंच साझा करने से वहां के मुख्यमंत्री ने मना कर दिया। भारतीय जनता पार्टी को मिजोरम के सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के उम्मीदवार तक नहीं मिले। ये एक राजनीतिक वातावरण है जिसको राहुल गांधी ने कायदे से लोगों के बीच पहुंचाया। और अगर आप मिजोरम में, मणिपुर में, नागालैंड में, जहां आबादी बहुत कम है और बहुत स्कैटर्ड आबादी रहती है, वहां बड़े पैमाने पर लोग निकल करके सड़कों पर आए और राहुल गांधी का स्वागत किया, क्योंकि राहुल गांधी जनता से जुड़े हुए सवालों को लेकर के लोगों के बीच में जा रहे हैं। चाहे वो रोजगार हो, चाहे महंगाई हो, चाहे सामाजिक सशक्तिकरण हो, चाहे देश की आर्थिक व्यवस्था हो, चाहे किसानों की बदहाली, जितने भी मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर के लोगों के बीच में गए हैं। वो असम जैसे राज्य में, जिसमें बड़े पैमाने पर लोगों ने जिस तरीके से समर्थन किया, विश्वविद्यालय के विद्यार्थी विश्वविद्यालय छोड़ करके निकल करके सड़क पर राहुल गांधी का भाषण सुनने के लिए आए और एक संवाद कायम करने के लिए आए। इसका एक राजनीतिक संदेश है। पश्चिम बंगाल में भी आप देखिए तो राहुल गांधी को कहीं भी अपनी यात्रा में सुविधा नहीं हुई जी। हालत है क्या कि जब मैं मानता हूं कि सशक्तिकरण की राजनीति किसी भी भावनात्मक मुद्दे की राजनीति से ज्यादा प्रबल है। अगर आप लोगों की बेहतरी की बात करेंगे तो आम आदमी आपके साथ आएगा, अगर लोगों के रोजगार की आप बात करेंगे तो राम व्यक्ति आपके साथ आएगा, क्योंकि सब परेशान है। अगर सरकारें रोजगार सृजन नहीं करेंगी, किसानों को उनके उत्पाद का बेहतर दाम नहीं देंगी, अब दलितों और पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ जो अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं उन पर प्रभावी कार्रवाई नहीं करेंगी, तो आप भावनात्मक मुद्दों से लोगों के साथ आप अपने साथ नहीं जोड़ सकते। आप कितनी बड़ी बड़ी बात कर लीजिए, राहुल गांधी जहां कहीं भी जा रहे हैं वह केवल लोगों के सवालों को उठा रहे हैं और यही उनकी बड़ी ताकत है। और जो सवाल उठा रहे हैं उसका कोई भी जवाब इस सरकार के पास नहीं है। अगर वो कह रहे हैं कि बेरोजगारी की स्थिति खराब है, ये कह रहे हैं महंगाई प्रचंड है, वो कह रहे हैं कि लोगों को उनका हक नहीं मिल रहा है, तो क्या जवाब देंगे आप? कितना रोजगार आपने सृजित किया है? तो अगर आप चाहते हैं कि कोई आप आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर क्रिएट कर लेंगे, वो संभव नहीं। जो राहुल गांधी से लोग मिलने के लिए आ रहे हैं वह अपने जिंदगी के जद्दोजहद से परेशान है। जो सरकार से उम्मीद करते थे उनको मिला कुछ नहीं। आप ये कैसे आप कर रहे हैं कि जो सीमांचल का एरिया है वहां पे अल्पसंख्यक बहुल है, तो अल्पसंख्यक क्या केवल अल्पसंख्यक थोड़े ही है, सभी वर्ग के लोग हैं वहां जी। हो सकता है कुछ ज्यादा होंगे, लेकिन ऐसी स्थिति तो नहीं है ना। अगर किसान परेशान है तो हर जगह का किसान परेशान है। सरकार ने कहा था जब किसानों का आंदोलन चल रहा था कि वो जो तीनों किसी कारण वापस लिए थे, तब उन्होंने किसानों की बेहतरी के लिए एक समिति बनाने की घोषणा की थी। कहां गई समिति? कोई बात कर रहा है क्या उसके बारे में? सवाल इसी बात का है कि अगर आप जो राहुल गांधी ने मुद्दों को लेकर के अपनी यात्रा शुरू की और लोगों से जुड़ने का प्रयास किया, संवाद कायम करने की कोशिश की, यही उनकी ताकत है। और अगर आप इन मुद्दों का कोई जवाब नहीं दे सकते हैं तो फिर राहुल गांधी का सामना आप नहीं कर सकते। और अगर आप जो पार्टी अपने आप को अपराजय कहती थी, जो पार्टी किसी भी विपक्ष को अविश्वसनीय बनाने के लिए हर संभव प्रयास की थी, आज उसको हर राज्य में कोई ना कोई छोटा बड़ा सहयोगी चाहिए। जो ये कहते थे कि मैं इतनी बड़ी पार्टी, इतने प्रतिबद्ध मतदाता, इतने प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं की ये पार्टी है, इतने ज्यादा संसाधन आपके पास है, बावजूद इससे आपकी स्थिति आ गई कि आप हर राज्य में अपने अपने सहयोगी ढूंढ रहे हैं। यह बताता है कि राहुल गांधी या इंडिया दल समूह ने किस तरह की चुनौतियां प्रस्तुत की। यह लोगों के सवाल है, इन सवालों का जवाब इस सरकार के पास नहीं है, इसीलिए वो तमाम तरह के एक कृत्रिम माहौल बनाने का प्रयास कर रही है। लेकिन लोगों के सवालों का जवाब अगर आप नहीं देंगे तो आप कृत्रिम तरीके से उनको संतुष्ट नहीं कर सकते। मेरा मानना यह है कि बिहार में भी राहुल गांधी की यात्रा को जबरदस्त समर्थन मिलेगा और उत्तर प्रदेश में मिलेगा। उत्तर प्रदेश में भी स्थितियां वही हैं। जिस तरीके से सरकारों का जो काम आप वो करेंगे नहीं, नए तरीके की आप बात करेंगे तो कैसे संभव हो? इसलिए मेरा अपना मानना है कि राहुल गांधी का जो मिलता हुआ जन समर्थन है, बढ़ता हुआ जो जन समर्थन है, वह इंडिया दल समूह की ताकत है।
आज अगर 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 इंडिया अगर बिहार में एक बेहतर राजनीतिक वातावरण बन रहा है तो उसका सीधा फायदा किसको है? इंडिया दल समूह के नेता हो, कांग्रेस की कितनी ताकत है वो। अगर उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा सफल होती है और होगी भी, जो अब तक का माहौल बता रहा है, तो उसका सीधा लाभ इंडिया दल समूह के राजनीतिक दलों को है। मेरा ये सबसे बड़ी चीज है। और जो लोगों के जीवन से जुड़े हुए सवाल हैं, उन सवालों को लेकर के जो राहुल गांधी ने आगे बढ़ने की कोशिश की है, वही उनकी ताकत है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया सुनील जी। और बहुत महत्वपूर्ण बातें हम यहां कर रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार आज की तारीख में इतनी हिम्मत दिखा पाएंगे कि वो उत्तर प्रदेश में कुर्मी वोटर्स को अट्रैक्ट कर पाएं, अपनी तरफ आकर्षित कर पाएं। क्या नीतीश कुमार की छवि इससे बिगड़ी नहीं है? क्या नीतीश कुमार की पार्टी जो है वो आज परेशानियों में, संकट में नहीं है? बहुत सारे सवाल हैं, जरा आपके सामने रख रहा हूं। धन्यवाद राजीव जी। आप पलटी मार के आरोप केवल नीतीश कुमार जी पे आरोप लगा रहे हैं, आप अमित शाह जी पे आरोप नहीं लगा रहे हैं, बिल्कुल आप मोदी जी पे नहीं कर रहे हैं, आप जेपी नड्डा साहब पे नहीं कर रहे हैं। ये लोग दरवाजा बंद करके बैठे हुए थे, क्या इन्होंने पलटी नहीं मारी? ये लोग कह रहे थे दरवाजा बंद है, खिड़की बंद है, एक छेद भी नहीं है, सब कुछ बंद है, और आप एकदम आपने लपक करके नीतीश कुमार जी को बैठा लिया। आप 20 तारीख को 22 तारीख को इस महीने में राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद ये सबको ये लग रहा था कि कहीं कुछ होने वाला नहीं है, अब एक तरफा बयार बहेगी। नीतीश कुमार जी के इस निर्णय से नीतीश कुमार जी ने अपनी विश्वसनीयता खो दी। अपने विश्वास को गंवा करके आप राजनीति नहीं कर सकते। आप किसी ऐसे लोगों के साथ जुड़ नहीं सकते जहां आपका विश्वास खतरे में पड़ जाए। आप किस बात की राजनीति कर रहे थे? आप राजनीति कर रहे थे सामाजिक न्याय की, सामाजिक सशक्तिकरण की, और जिसके पास कहां चले गया, जो इस सामाजिक न्याय के साथ कहीं खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। सामाजिक न्याय के लिए जो रास्ता अपने अख्तियार किया था, जाति जनगणना, उसके पक्ष में लोग नहीं थे। क्या जाति जनगणना का जो निर्णय आपने लिया था, अगर आप आरजेडी के साथ नहीं रहते तो क्या आप अपने इस कार्यक्रम को लागू कर पाते? और अगर आप लागू कर लिए तो क्या अब आगे की जो राजनीति है वह एनडीए के साथ आप इसको पूरा कर लेंगे? जो जाति जनगणना का जाति शब्द का उल्लेख करने के लिए तैयार नहीं है, जिन लोगों ने सामाजिक सशक्तिकरण के किसी भी प्रयास को, चाहे वो कर्पूरी ठाकुर का प्रयास रहा हो, चाहे विश्वास प्रताप सिंह का प्रयास रहा हो, उन्होंने इसको सफल नहीं होने दिया। उसके खिलाफ खड़े हो गए, सरकारों को गिरा दिया, समर्थन दे रहे थे उनको वापस ले लिया। ये इतिहास गवाह है। तो जिस कार्यक्रम को आप लेके चल रहे थे, उस कार्यक्रम के विरोध में सिरे से लोग खड़े रहे, कभी उसके पक्षधर नहीं रहे, और आप उनके साथ जाके बैठ गए। तो क्या आपका मतदाता आपके इस निर्णय के साथ आपके साथ जाने के लिए तैयार होगा? क्योंकि वो आपके साथ इस बात के लिए नहीं था, आपके साथ वो सामाजिक न्याय के लिए था, आपके गुड गवर्नेंस के लिए था, आपके साथ सामाजिक सशक्तिकरण के लिए था। और अगर आप सामाजिक सशक्तिकरण के अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को छोड़ करके ऐसे लोगों के साथ आप जाकर के बैठेंगे जो इसके घोर विरोधी रहे हैं, और घोर विरोधी करने की कल्पना करने की जरूरत नहीं है। क्या कर्पूरी ठाकुर की सरकार तत्कालीन जनसंघ ने नहीं गिराई थी? क्या कर्पूरी ठाकुर ने जब पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण दिया था तो उस समय के भारतीय जनसंघ के नेताओं ने इस्तीफा देकर के सरकार को नहीं गिराया था? क्या कर्पूरी ठाकुर के खिलाफ किस तरह के गंभीर आरोप और कई तरह की गालियां नहीं दी गई थी? क्या जब मंडल कमीशन, बीपी मंडल साहब की कमीशन की रिपोर्ट को जब विश्वास प्रताप सिंह की सरकार ने लागू किया तो विश्वास प्रताप सिंह की सरकार से भारतीय जनता पार्टी ने अपना समर्थन वापस नहीं लिया? बहाना बनाया था कि लालू यादव की गिरफ्तारी कर ली गई, और उसके बाद मुख्य वजह यह थी कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट आप लागू नहीं करा देना चाहते, और कहीं भी आप लागू करने नहीं दे रहे हैं। कहीं भी नीतीश कुमार की सरकार के लागू आप कहते जरूर रहे हैं कि साहब जब इस बिहार सरकार ने निर्णय लिया था उस समय भारतीय जनता पार्टी उस सरकार के पक्ष में थी, लेकिन उस निर्णय के खिलाफ, उसके निष्कर्षों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने कितने कितने गंभीर आरोप लगाए। तो आपको यह तय करना है कि आपका मतदाता सामाजिक न्याय के साथ है या सांप्रदायिक राजनीति के साथ है। आपका मतदाता सामाजिक सशक्तिकरण के लिए है या ध्रुवीकरण के लिए है। जी, आपका मतदाता जातीय मतदाता नहीं है, आपका मतदाता किसी जाति विशेष के साथ नहीं, वो पिछड़ों के साथ, पिछड़ों का एक समूह है जो ये कहता है कि सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से पिछड़ों को आगे लाना, मुख्य धारा में लाना, यह सरकार की जिम्मेदारी है।
यह जागरूकता अपने अपने लोगों के बीच में, अपने समर्थकों, अपने मतदाताओं के बीच में आपने पैदा की। और जब आप उस कार्यक्रम को लागू कर रहे थे, आपने कहा था ना, आपने 2020 के चुनाव में कहा था, जब आरजेडी ने यह कहा कि हम 20 लाख लोगों को नौकरी देंगे, नीतीश कुमार जी ने कहा कि पैसा कहां से लाओगे। जब उसी आरजेडी के साथ आपने सरकार बनाई तो आपकी सरकार ने, सम्मानित नीतीश कुमार जी की सरकार ने 5 लाख लोगों को पिछले 6 महीने के अंदर नौकरी दे दी। गांधी मैदान में खड़े होकर के आपने लोगों को नियुक्ति पत्र बांटा है। जी। वो नीतीश कुमार जी जो रोजगार के मसले पर यह कहते थे कि आखिर पैसा कहां से लाएंगे आप। तो नौकरी के सवाल पर आप आरजेडी के साथ रहे, नौकरी के सवाल पर तो बीजेपी आपके साथ नहीं है। बीजेपी तो नौकरी देने पर आमादा नहीं है, वो तो निजीकरण कर रही है। जब 2014 में यह सरकार सत्ता में आई तो केंद्र सरकार में सरकारी कर्मचारियों की संख्या 52 लाख थी। आज हम अब जब चर्चा कर रहे हैं तो घट करके 40 लाख हो गई है। बढ़ी एक सीट नहीं, एक संख्या नहीं बढ़ी। तो आप गए कहां? आप सामाजिक न्याय के साथ हैं, आप ध्रुवीकरण के साथ हैं, आप सांप्रदायिक राजनीति के साथ हैं, कहां हैं आप? और अगर आप सामाजिक सशक्तिकरण के साथ नहीं हैं तो क्या आपके लोग जिनके सहारे आप राजनीति कर रहे हैं, जिन दलों के साथ आप राजनीति कर रहे थे, वो आपके साथ आ जाएंगे? संभव है? और आप आरोप लगा रहे हैं कि साहब कांग्रेस ने हमको महत्व नहीं दिया। जी। तो आप कांग्रेस में महत्व लेने के लिए आए थे कि आप मोदी जी को हराने के लिए आए थे? आपने कहा क्या था? आपने जब आप विपक्षी दलों की एकता को सफल बनाने के लिए पूरे देश में घूम रहे थे तो आपने क्या कहा था कि इन लोगों को हराना है, मोदी जी को हराना है, जिस तरह की सरकार चल रही सरकार को आगे नहीं चलने देना है। और आपने मोदी जी को हराने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सत्ता से बाहर रखने के लिए आपने गठबंधन बनाने का प्रयास किया। जी। तो आप लक्ष्य कुछ लेकर के आ रहे थे और आप आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस ने हमको महत्व नहीं दिया, कांग्रेस ने हमको तरजीह नहीं दी, कांग्रेस इंडिया दल समूह के गतिविधियों में काम करने में उनको आपको सुविधा हो रही थी। आप दो बातें कह रहे हैं ना, तो क्या यह संभव है? ये आप नीतीश को, मैं स्वीकार करता हूं कि नीतीश कुमार जी को सुशासन बाबू के रूप में बिहार की जनता ने सर आंखों में बैठाया और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब इस सत्ता में आए हैं उस समय इन्होंने बहुत सारे काम किए। बिहार को प्रगति के रास्ते पर ले जाने के लिए उन्होंने ढेर सारे प्रयास किए, लेकिन वो सारे प्रयास तब ज्यादा सफल रहे थे जब आपने गैर भाजपा राजनीतिक दलों के साथ आपकी सांठगांठ थी, सहयोग आपने लिया, वो कार्यक्रमों को आपको लागू करने में सुविधा हुई। अब आपके पास कोई तर्क भी नहीं है, आप कोई वजह भी नहीं बता पा रहे हैं। लोगों का विश्वास और अपना विश्वास खो करके आप अपने जन समर्थन को बहाल नहीं रख सकते, संभव नहीं है ये। बिल्कुल। जिस किसी भी, और आपको जन समर्थन आपकी योजनाओं, आपके कार्यक्रमों, आपकी नीतियों और आपकी प्रतिबद्धताओं के आधार पर मिलता है। आपने बिहार की जनता को आश्वासन दिया था कि आप विकास के पथ पर ले जाएंगे, सांप्रदायिकता के खिलाफ आप लड़ाई लड़ेंगे और सामाजिक सशक्तिकरण की राजनीति को आप आगे बढ़ाएंगे। और आपने तीन सभी मुद्दों को छोड़ करके फिर से आप एनडीए के साथ शामिल हो गए। आप एक राजनीतिक दल के रूप में आपको पूरा अधिकार है कि आप कहां जाते हैं, कहां नहीं जाते हैं। राहुल गांधी को रोकना या राहुल गांधी को बढ़ावा देना आपका नारा नहीं था। कांग्रेस को बढ़ावा देना या उनको आगे बढ़ाना आपका नारा नहीं था। आपका यह नारा था कि मोदी जी को सत्ता से बाहर करना। आपने कहा था कि लोग जितने जैसे आए हैं वैसे ही चले जाएंगे, आपने कहा था। आपने बिल्कुल नहीं कहा था कि हम इसलिए आए कि कांग्रेस हमको महत्व दे। तो आप अगर अपने कार्यक्रमों को छोड़ेंगे और जिन कार्यक्रमों के आधार पर, और इतिहास गवाह है कि जब जब आप सामाजिक सशक्तिकरण की शक्तियों के साथ आपने चुनाव लड़ा है, लोगों ने आपको जम के समर्थन दिया, और जब आप उनसे अलग हुए हैं आपका जन समर्थन घटा है, आपकी लोकप्रियता घटी है। और मुझे लगता है कि आप आज जो नीतीश कुमार जी के समर्थक हैं बिहार में, उन लोगों को अपने साथ, इनको एनडीए में ले जा पाना बहुत कठिन होगा। और भारतीय जनता पार्टी भी नीतीश कुमार जी को बहुत समय तक बर्दाश्त नहीं करेगी। यह इतिहास है बीजेपी का। बीजेपी ने किसी भी अपने सहयोगी को पुष्पित प्रज्वलित नहीं होने दिया है। असम गण परिषद यही सिर्फ पार्टी खत्म हो गई, नाम लेवा कोई नहीं है। हमारे अपने राज्य में सामाजिक आंदोलन के बड़ी नेता मायावती जी का आज कोई नाम लेने वाला नहीं है। आप कर्नाटक में देवेगौड़ा साहब प्रतापी जैसा प्रतापी किसान नेता, मैं व्यक्तिगत रूप से स्वीकार करता हूं कि बहुत सम्मान उनका रहा है उस इलाके में, और आज भी उनका सम्मान है। उनका केवल यह आरोप लगा लोगों के ऊपर कि वह बीजेपी के साथ है, उनका जनाधार खत्म हो गया। सरकार छोड़ दीजिए, राज्य बनाने का श्रेय लेने वाले केसीआर साहब इस बिना पर जो अपना जन समर्थन खो दिए कि उनकी निकटता बीजेपी के साथ है। आपको तय करना पड़ेगा कि आप किसके साथ खड़े हैं, सशक्तिकरण के साथ खड़े हैं या ध्रुवीकरण के साथ खड़े हैं।
अगर आप यह निर्णय लेने में अगर आपसे चूक होगी